मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है और उसकी 11 वीडियो अपन देख चुके हैं। काफ़ी लंबा लेसन है अपना ये, और आज अपन अपनी 12th वीडियो इसकी देखेंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो तक अपन देख चुके हैं कि सबसे पहले अपन ने देखा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध किस किस के मध्य हुआ? प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ, और रूस भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था। उसके बाद 1914 के बाद आया फरवरी 1917 की क्रांति। फरवरी 1917 के अंदर जारशाही यानी जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। और फरवरी 1917 के बाद में लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था अक्टूबर 1917 की क्रांति। और अक्टूबर 1917 की क्रांति में अपन ने देखा था कि जारशाही की समाप्ति के बाद अंतरिम सरकार बनी थी, और अंतरिम सरकार को भी ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया गया। और फिर कौन आ गए थे? ये जो लेनिन आ गए थे, और लेनिन ने क्या किया था? अंतरिम सरकार को भी हटा दिया और बोल्शेविक पार्टी के हाथ में पूरी सत्ता आ गई थी। तो अक्टूबर 1917 तक अपन ये देख चुके हैं कि रूस में बोल्शेविक पार्टी के हाथ के अंदर पूरी सत्ता है। अब बच्चों, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस के अंदर क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले होता है बोल्शेविक द्वारा लिए गए निर्णय, क्योंकि अब पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? बोल्शेविक के हाथ में आ गई थी। तो बोल्शेविक ने क्या करा था? कुछ निर्णय लिए थे और उनके अपने एजेंडे थे, अपना घोषणा पत्र था। जैसे अपने इंडिया में भी अपन देखते हैं कई सारी पार्टियां हैं, और कई सारी पार्टियां जो होती है वो चुनाव के पहले अपना एजेंडा बताती है, अर्थात घोषणा पत्र बताती है। और जब वो जीत करके सत्ता में आती है तो अपने एजेंडे के ऊपर काम करना चालू करती है। तो इसी प्रकार रूस के अंदर भी हुआ। रूस में क्या हुआ कि अक्टूबर 1917 के अंदर बोल्शेविक के हाथ में सारा शासन आ गया। तो बोल्शेविक ने सबसे पहले अपने निर्णय बताए। क्या निर्णय बताए? सबसे पहले नवंबर 1917 में उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों, जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के अपोज में थे। वो पूंजीपतियों के पास पूंजी का होना या निजी संपत्ति का होना, इसके बहुत विरोध में थे। तो उन्होंने क्या किया? इस विरोध के होते हुए और अपनी बात को रखने के लिए और लोगों की भलाई के लिए बैंकों और बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात अब कोई भी बैंक निजी हाथों में नहीं होगी या पूंजीपति के हाथों में नहीं होगी। इसी प्रकार कोई भी बड़े बड़े उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास न होकर के और राष्ट्र के पास उसका स्वामित्व होगा। यह कार्य सबसे पहले उन्होंने अक्टूबर 1917 के अंदर किया। फिर नवंबर 1917 में किया। उसके बाद भूमि को सार्वजनिक संपत्ति यानी भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। पहले देखा था ना अपन ने कि किसान जमीन के ऊपर खेती करता था, लेकिन वो हमेशा गरीब ही रहता था, क्योंकि जमीन के ऊपर मालिकाना हक किसका था? पूंजीपतियों का था। तो पूंजीपति उनसे लगान लेते थे और उनके द्वारा जो उपज की जाती थी उसका सारा प्रॉफिट तो पूंजीपति ले लेते थे। तो किसान गरीब के गरीब ही रह गया था। तो उन्होंने क्या करा? भूमि का जो सामाजिक संपत्ति कर दिया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। अर्थात भूमि के ऊपर अब समाज का या देश का अधिकार होगा, और किसानों द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया। यानी बोल्शेविक ने खुली छूट दे दी किसानों को कि अब तुम जमीनों के ऊपर मन माफिक कब्जा कर लीजिए। और एक आपको मैंने अप्रैल थीसिस पढ़ाई थी, तो अप्रैल थीसिस के अंदर अपने इस बोल्शेविक की मांगे पढ़ी थी। बोल्शेविक ने 3 मांगे रखी थी ना, और ये मांगे यही थी कि भूमि के ऊपर किसानों का हक हो और मजदूरों को उनके काम के बदले पूरा पेमेंट मिले। तो उनकी जो अप्रैल थीसिस थी, उनका जो एजेंडा था, उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? भूमि के ऊपर सामाजिक स्वामित्व कर दिया कि अब भूमि के ऊपर क्या होगा? सामाजिक संपत्ति कहलाएगी। अर्थात उन्होंने अप्रैल थीसिस को मूर्त रूप दे दिया। आ रहा है आपको समझ में आता? अब एजेंडा पर अमल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बोल्शेविक पार्टी जब अक्टूबर 1917 से जब उसने रूस के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, उसकी सत्ता हो गई, उसके अकॉर्डिंग शासन चलने लगा, तो उस बोल्शेविक पार्टी ने अपने एजेंडे के ऊपर काम करना चालू कर दिया और शहरों में कुलीन के मकानों का विभाजन कर दिया। देखो बच्चों, इसने क्या किया? बोल्शेविक ने जो कुलीन वर्ग थे, जो पूंजीपति थे, उनके बड़े बड़े घर थे। शहरों के अंदर जो बड़े बड़े घर थे वो किसके थे? इस कुलीन वर्गों के ही थे, क्योंकि गरीब के पास तो इतने बड़े घर हो नहीं सकते। तो बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया कि उन कुलीनों के जो बड़े बड़े घर थे उसके एक हिस्से में तो
कह दिया उन मकान मालिकों को कि आप रह सकते हो, कि 2 रूम 3 रूम किचन अब आपका हो गया, यहाँ पर आप आराम से रहिए। लेकिन जिनके बड़े घर थे उनका बीच में या तो विभाजन कर दिया, या मतलब बिना विभाजन के भी एक हिस्सा गरीबों या बेघर लोगों को दे दिया कि अब यहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास कोई घर नहीं होता है। तो एक तरह से उन्होंने बेघरों को घर तो दिया, लेकिन उनकी तानाशाही भी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि घर वास्तव में किसके थे? पूंजीपतियों के थे, कुलीन वर्ग थे, और उनके बड़े बड़े घर थे। तो उनको कह दिया कि आप एक भाग के अंदर आप रह लीजिए, लेकिन यदि आपका बड़ा घर है तो घर के बाकी हिस्सों के अंदर कौन रहेंगे? बेसहारा या जिनके पास बेघर बार, यानी जिनके पास घर नहीं है वो लोग रहेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के यूज पर रोक लगा दी। अभिजात्य वर्ग यानी कुलीन वर्ग, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनका क्या था? वो बड़े बड़े पदों के ऊपर सुशोभित थे। तो बोल्शेविक ने क्या रोक लगा दी? प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप उस पद का, उस प्रतिष्ठा का यूज नहीं कर सकते हो, अर्थात अब तुम लोग भी एक आम जनता की तरह जीवन जियोगे। और अब उन्होंने साथ में क्या किया? सरकारी अफसरों की वर्दी चेंज कर दी, क्योंकि जो पहले वाले जो सरकारी अफसर थे वो अंतरिम सरकार के थे। तो अंतरिम सरकार ने क्या करा था? अपनी यूनिफॉर्म या वर्दी लगा रखी थी। तो ये बोल्शेविक क्या चाहते थे कि जो परिवर्तन हो रहा है वो स्पष्ट रूप से नजर आए, परिवर्तन दिखे। तो उस परिवर्तन को दिखाने के लिए जो बोल्शेविक थे उन्होंने क्या करा? उन सभी अफसरों की वर्दी का रंग और वर्दी का जो डिजाइन था उसको भी चेंज कर दिया गया। सरकारी अफसरों की वर्दी चेंज कर दी ताकि परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए। और 1918 में परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इसके द्वारा सोवियत टोपी, जिसको बुदियोनोका कहा जाता था, उसका चयन किया गया। अर्थात उन्होंने वेशभूषा को, पहनावों को चेंज करना चाहा ताकि अंतरिम सरकार का नामो निशान हट जाए और हर जगह बोल्शेविक पार्टी का ही बोलबाला हो। तो बोल्शेविक पार्टी को लाइट में लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म बनवाई। साथ में कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसको परिधान का कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। और उसमें उन्होंने क्या किया? जो रूसी टोपी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आपने गाना भी सुन रखा है। तो हाँ बच्चों, अपन इसी टोपी की बात कर रहे हैं कि कौन सी टोपी? जो टोपी थी वो, इसका नाम था बुदियोनोका। इसको सोवियत टोपी भी कहते हैं। तो इसका चयन किया गया। फिर आगे क्या किया उन्होंने? बोल्शेविक पार्टी का नाम, बोल्शेविक पार्टी की जगह क्या रख दिया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये सब कार्य किसने किया? लेनिन ने। मतलब अब क्या हो गया था? लेनिन सर्वे सर्वा हो गया था, चारों तरफ लेनिन का बोलबाला था। लेनिन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहा था, और वो भी बच्चों धीरे धीरे तानाशाह हो रहा था। जैसे पहले जार था, जार का निरंकुश शासन था, जार की तानाशाही थी। फिर इन सब लोगों ने मिलकर के, उदारवादियों ने, रेडिकल ने और रूढ़िवादियों ने, मजदूरों ने, सैनिकों ने, सबने क्रांति करी। पहले तो कौन सी क्रांति हुई? 1914 की, 1905 की क्रांति हुई, फिर 1917 फरवरी की क्रांति हुई, फिर 1917 अक्टूबर की क्रांति हुई। और इन सब क्रांति के द्वारा पहले जार का अंत हुआ, फिर अंतरिम सरकार बनी, फिर अंतरिम सरकार भी निरंकुश हो गई, उसको भी खत्म किया गया। और अब कौन आ गई? लेनिन की बोल्शेविक पार्टी, जिसमें लेनिन राजा था, लेनिन लीडर था, और लेनिन की सब जगह चलती थी। लेनिन अपनी मनमर्जी से ही सारे कार्य करते थे। और इस प्रकार बोल्शेविक द्वारा ये सारे निर्णय लिए गए, और अंत में बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। ये तो सब बच्चे हो गए उनके द्वारा लिए गए निर्णय। अब क्या हुआ? अब वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम, यानी अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस के अंदर क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि नवंबर 1917 में चुनाव हुआ, अर्थात इलेक्शन हुए। ये इलेक्शन क्यों हुए? ये इलेक्शन हुए ताकि संविधान सभा का निर्माण हो सके। होना ही था, क्योंकि जब अब बोल्शेविक पार्टी आ गई है तो सबसे पहला कार्य उसका क्या है कि अपन एक संविधान बना ले। और संविधान बनाने के लिए क्या हो? एक संविधान सभा का निर्माण हो। क्योंकि भारत के अंदर भी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और उन संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ही तो संविधान बनाया था। संविधान मतलब रूल्स रेगुलेशन, और जब भी कोई देश होता है बिना रूल्स रेगुलेशन के तो कोई देश चलता नहीं है। तो यही कार्य बोल्शेविक पार्टी ने रूस में किया। उन्होंने संविधान सभा के लिए, सदस्यों के लिए चुनाव का आयोजन किया। अब बच्चों जो हुआ, क्योंकि
इसकी लेनिन की तानाशाही बढ़ रही थी, तो क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अर्थात वो जो चुनाव किए गए उसमें उनको बहुमत नहीं मिला, और इसलिए क्या हुआ कि जो असेंबली थी उसमें उनके लोग नहीं आ सके। और 1918 में असेंबली ने भी बोल्शेविक के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। यानी बोल्शेविक पार्टी ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, उन प्रस्तावों को उस असेंबली ने अस्वीकार कर दिया। होना ही था, क्योंकि बोल्शेविक की तानाशाही बढ़ रही थी, इसीलिए बोल्शेविक पार्टी असेंबली में चयन होकर के भी नहीं आई, चुनाव के अंदर वो जीत करके भी नहीं आई, मतलब उसके कुछ सदस्य आ पाए, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। और जब बहुमत नहीं मिल पाया तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे वो प्रस्ताव भी खारिज कर दिए। लेकिन लेनिन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्या किया कि उसने बोल्शेविक ने असेंबली बर्खास्त कर दिया, मतलब असेंबली ने इनके प्रस्ताव को नहीं माना, तो असेंबली ने तो इनके प्रस्ताव को नहीं माना, तो बोल्शेविक ने क्या करा, उस असेंबली को ही बर्खास्त कर देंगे, जाओ हम तुम्हारी असेंबली को नहीं मानते। और लेनिन के अनुसार क्या बात की लेनिन ने कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुने गए असेंबली के मुकाबले अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस ज्यादा लोकतांत्रिक है। और ये अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस क्या थी, बोल्शेविक पार्टी तो थी। बोल्शेविक पार्टी भी तो अपने आप में एक सोवियत ही तो थी, सोवियत का मतलब संगठन या ग्रुप। तो लेनिन ने क्या कहा कि हम नहीं मानते आपको, और हमारी जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है वही ज्यादा अच्छी और वही लोकतांत्रिक है। और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ही उन्होंने क्या दे दिया, संसद का दर्जा दे दिया, कि यही संसद है, मतलब मैं ही प्रधानमंत्री लेनिन, और यही संसद, मेरी पार्टी संसद और मैं प्रधानमंत्री। इस प्रकार बच्चों लेनिन एकदम तानाशाही हो गया और वो सभी जगह सर्वे सर्वा हो गया। अब क्या हुआ, एक दलीय व्यवस्था हो गई, मतलब रूस के अंदर क्या हो गया, सिर्फ एक पार्टी। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर चुनाव होते हैं तो क्या होता है, कई सारी पार्टियां होती है, जैसे कांग्रेस है, जनता दल है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कई सारी पार्टियां होती है। लेकिन रूस में ऐसा नहीं हुआ। रूस में क्या हुआ कि मात्र एक पार्टी रह गई और उसका नाम था वही कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या नाम दिया था उन्होंने, अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस या बोल्शेविक पार्टी के लो, अर्थात लेनिन के लो। अकेला लेनिन ही वहां पर बचा, मतलब उसी का बोलबाला रहा, उसके अपोज में कोई पार्टी वहां पर नहीं रही। तो एक दलीय व्यवस्था हो गई और ट्रेड यूनियन के ऊपर भी पार्टी का नियंत्रण हो गया। ट्रेड यूनियन क्या थी, जो फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों या मजदूरों की जो यूनियन थी उसके ऊपर भी बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण हो गया। अब गुप्तचर पुलिस का गठन, अब बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, गुप्तचर पुलिस का गठन किया। यही गलती तो अंतरिम सरकार ने करी थी, उन्होंने भी तो पुलिस गुप्तचर निकाले थे, गुप्तचर को घोड़े के ऊपर रवाना किया था। यही कार्य अब क्या कर रहा है, लेनिन कर रहा है, बोल्शेविक पार्टी कर रही है। उसने भी क्या करा, गुप्तचर पुलिस का गठन किया, और उस गुप्तचर पुलिस को पहले तो क्या नाम दिया था, चेका, उसके बाद उसको ओजीपीयू, और बाद में एनकेवीडी, उस पुलिस जो गुप्तचर पुलिस था उसका नाम रखा गया। बच्चों आपको ये सब याद रखना है। अब उसकी तानाशाही बढ़ती गई और अक्टूबर 1917 में जो अपन ने देखा था कि अक्टूबर 1917 के अंदर क्या हुआ था, कई सारे लेखक और कलाकार इस बोल्शेविक पार्टी से प्रभावित होकर के उससे जुड़ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि बोल्शेविक पार्टी अच्छी पार्टी है और वह क्या कर रही है, रूस में समाजवाद का निर्माण कर रही है। इसलिए कई सारे कलाकार और लेखक भी क्या हुए थे, इस बोल्शेविक पार्टी से अक्टूबर 1917 में जुड़ गए थे। लेकिन जब उन्होंने इस तरह का कार्य किया, उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी, कलाकारों और लेखकों के ऊपर प्रतिबंध कर दिया, वो अपनी मर्जी से कहीं पर नाटक नहीं कर सकते, किसी पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों में अपनी मर्जी से कुछ लिख नहीं सकते। तो ऐसे में लेखक और कलाकारों का बोल्शेविक पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी से अपना हाथ खींच लिया, मतलब समर्थन हटा लिया। अब उन्होंने अपना समर्थन हटा लिया और क्या हो गया, अब मार्च में एक और बड़ी घटना हो गई। मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि हुई। ब्रेस्ट लिटोवस्की एक स्थान है और इस स्थान के ऊपर रूस ने जर्मनी के साथ संधि कर ली। बच्चों अपने पहले भी पढ़ा है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1917 के अंदर रूस क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, लेकिन बिल्कुल कानूनी रूप से वो अलग नहीं हुआ था, उसने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। लेकिन मार्च 1918 में उसने जो ये संधि करी, संधि का नाम क्या था, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि, और इस संधि के थ्रू वो जर्मनी से उसने संधि कर ली और पूरी तरह से वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। लेकिन उसने गलती क्या करी,
प्रथम विश्व युद्ध से बाहर लेने का जो कानूनी निर्णय था उसको क्या करना था, अपने जो मित्र राष्ट्र इंग्लैंड और अमेरिका उनसे उसने क्या करा, कोई सलाह नहीं ली और बिना सलाह के, क्योंकि यदि उसको युद्ध से अलग होना है तो अपने सहयोगियों अपने मित्र राष्ट्रों से तो बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और लेनिन अर्थात बोल्शेविक पार्टी ने निर्णय ले लिया कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध के अंदर साथ नहीं देंगे और इस प्रकार मार्च 1918 के अंदर कानूनी रूप से वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए। और यहाँ पर ये जो संधि हुई वो बहुत फेमस संधि है, ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि क्या थी और इसके क्या परिणाम निकले। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर अपन अच्छे से देख लिया कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए और किस प्रकार लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी अंतरिम सरकार को हटा करके आई थी वो स्वयं ये वापस तानाशाह हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।